मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड निरौला के ग्राम पंचायतों में ये यात्रा पहुंची और लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ योजनाओं का पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा विकसित भारत बनाने का शपथ दिलाया गया। अराजक तत्वों ने कंपोजिट विद्यालय से मध्याह्न भोजन का अनाज व जरूरी सामान चोरी कर लिया है। आजमगढ़ के अतरौड़िया में मारूपुर कंपोजिट विद्यालय में बीती रात अराजक तत्वों ने विद्यालय के मुख्य गेट को धक्का देकर खोल दिए। तत्पश्चात विद्यालय के अंदर प्रवेश कर कार्यालय, किचन, NPGL जूनियर कार्यालय, स्टोर रूम समेत 6 कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखा मध्याह्न भोजन बनाने का 4 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं, 2 भगौने, 2 बाल्टी, 2 पंखे, 5 प्लास्टिक की कुर्सियां चुरा ले गए। सुबह जब अध्यापक विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के 6 कमरों का ताला टूटा है और अज्ञात द्वारा विद्यालय में लूटपाट की गई है। विद्यालय क्रिसमस की छुट्टी की वजह से बंद था। आज खोलने पर विद्यालय में चोरी की घटना का पता चला। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रमजीत मिश्रा ने थाने पर लिखित तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम भी आपका? जी सर, मैं विक्रमजीत मिश्र, प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय माहरूपुर। क्या हुआ आपके विद्यालय में, आप तहरीर दे रहे हैं, क्या हुआ उसके ऊपर? वो सर आज सुबह 8:30 बजे जब मैं विद्यालय पहुंचा तो पता लगा कि विद्यालय के 6 ताले तोड़ दिए गए हैं और बच्चों के MDM का 4 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं, बच्चों को खाना पकाने के लिए 2 भगौना, सर्व करने के लिए 2 बाल्टी, प्राइमरी ऑफिस का 1 पंखा और जूनियर ऑफिस का 1 पंखा और 5 प्लास्टिक की कुर्सी, इतना सर गायब मिला। और इसी के संबंध में मैं संबंधित पुलिस स्टेशन पर सूचना देने आया। और कहाँ सूचना दी? अपने विभाग में भी आपने? जी सर, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया को इस बारे में सूचना दे दिया है। इससे पहले भी शायद एक आध बार चोरी हुई थी, क्या चोरों को कुछ पता चला? जी सर, फिलहाल जब से मैं हूँ तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जो कुछ भी रहा हो हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा सका है और ना ही कोई ठोस और संतोषजनक कार्यवाही हो सके है। आज आप तहरीर दे रहे थाने पे, क्या पुलिस से क्या आश्वासन मिला? जी, उम्मीद तो यही करता हूँ कि यदि ऐसे लोगों को उचित दंड मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए ही वहाँ हैं। जनता के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कोई व्यक्तिगत हमारा वहाँ से इंटरेस्ट तो है नहीं, मैं उन्हीं की सेवा के लिए हूँ। लगभग कितने का सामान रहा होगा, गेहूं, चावल और? अब सर लगभग 50 से 60 हज़ार का सामान तो रहा ही होगा कम से कम सर, सब मिला। मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता लाल बिहारी मृतक दागी ने बताया कि फिरतू राजपुर स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट तुरंत थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ को चकबंदी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ने 16 सितंबर 1988 को जीवित रखते हुए अभिलेखों में मृत घोषित कर किसी दूसरे के नाम जमीन दर्ज कर दिया गया था। जीवित मृतक प्रकरण अगस्त 2023 में मृतक संघ को प्राप्त होने के बाद से चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया ने गंभीरता से उठाया था। न्यायालय चकबंदी अधिकारी फूलपुर श्री सोमेश पांडे ने अपने आदेश में फिरतू राजभर को मृत घोषित से पुनः जीवित कर दिया है, लेकिन विदेशी दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है। फिरतू राजभर सितंबर 2023 में 27 करोड़ रुपए का हर्जा खर्चा या मानहानि का मुआवजे के लिए शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर मुआवजे की मांग भी किया है। लाल बिहारी मृतक ने बताया कि राज्य सरकार जीवित मृतक और धोखाधड़ी प्रकरणों की जांच करा दी तो लाखों से अधिक जीवित मृतक प्रकरण सामने आ जाएगा। अधिक संख्या में कार्यालयों न्यायालयों में चोखा गड़ी जीवित मृतक प्रकरण में विचाराधीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ईशुराम कहाँ के रहने वाले हैं? कोटिया के। अच्छा, क्या मामला है बताएं, क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? हाँ, मामला है 35 साल से मार्च में है सर, और उसको धोखा लग गया है।
तेज वाला तेज। क्या हुआ? तो अब फिर वही खाना हुए पेट लगा है, और अब खाना हो लिया जाए के साथ। हाँ, और धुआं ना बचे, हमारी हालत खराब चाहिए। ठीक। लाल बिहारी मित्तल जी, आज आपके साथ ये आए हुए हैं, क्या मामला है? ये फिर तो राजभर हैं, ये तहसील मार्टिनगंज के, और इनको लगभग 35 बरस पहले चकबंदी के अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था, और 35 बरस पर अब इनको न्यायालय चकबंदी अधिकारी फूलपुर आजमगढ़ ने पुनः जीवित कर दिया है। इसी की सूचना देने और कुछ अपना अभिलेख लेने आए थे, तो अब ये तैयारी कर रहे हैं। इनको 27 करोड़ रुपये का सरकार से मुआवजा लेने के लिए शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, और इनका एक कहनाम है कि मुझको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 35 साल से मुझे मृत घोषित किया गया था, और अब उनको चकबंदी विभाग ने पुनः अभिलेखों में जिंदा कर दिया है। तो इस तरह के सारे प्रकरणों के संबंध में मैं तो ये मेरा मानना है कि सरकार उन अधिकारियों से हर्जा खर्चा मानहानि का मुआवजा ले जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जल्दी निर्णय नहीं दे रहा है, लटकाया है, तो उनकी चल अचल संपत्ति से जीवित मृतकों को बेच कर दिया जाए, और ये सरकार जांच कराए कि कितने जीवित मृतक धोखाधड़ी प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सारे प्रकरण अभी जब सामने आता है तो बड़ी दिक्कतें बताइए। 35 साल तक ये मृतक रहे, अब इनको जिंदा किए हैं। अभी देखिए भविष्य में क्या होता है, इनको कहाँ तक ले जाते हैं, फिर न्यायालय में ले जाएंगे, इनको मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सारा मैटर अभी एक मंथन चल रहा है जो जनहित में लोगों को लाभ दिलाने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो जीवित मृतक धोखाधड़ी प्रकरण में जितने लोग हैं, जो विलम्ब से निर्णय देते हैं, जो इसको लटकाए हैं, जो इसमें लिप्त हैं, भ्रष्ट लाभार्थी और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, और जो भी इनसे आते जाते हैं, मतलब न्यायिक प्रक्रिया में समय से नहीं निर्णय दे रहे हैं, त्वरित निर्णय नहीं दे रहे हैं, तो इनके चल अचल संपत्ति को बेच कर नीलाम करके पीड़ितों को न्याय दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। मैं यही एक मेरा मांग है। और जो ये तो सूचना दे ही दिए हैं, 27 करोड़ रुपये का अब देखना है। अगर इनको नहीं न्याय मिला तो मैं ये समझता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में ये लोग अपील करेंगे हर्जा खर्चा मानहानि के लिए। ईशान पब्लिक स्कूल रोवा मुस्तफाबाद आजमगढ़ में मंगलवार को रीस ऑफ यूनिटी के नाम से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल के शरण ने बताया कि इसका उद्देश्य एकता के साथ ही मानवता का संदेश देना है। मैराथन दौड़ यूनियन बैंक गोसाई की बाजार से प्रारंभ होकर ईशान कैंपस में पहुंचकर समाप्त हुआ। ईशान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अशोक श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। अपने उद्बोधन में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य का भी सही होना अति आवश्यक है और ईशान के बच्चे मानसिक ही नहीं शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं। छात्रों की मैराथन में अतुल यादव कक्षा 10 प्रथम स्थान, सुमित यादव कक्षा 12 द्वितीय स्थान तथा शिवम कनौजिया कक्षा 11 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा छात्राओं की मैराथन में रागिनी कक्षा 9 प्रथम स्थान, रोनम कक्षा 12 द्वितीय स्थान तथा आंशिका सरोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मैराथन की सफलता में प्रशासन का बड़ा योगदान रहा। इस अवसर पर ईशान परिवार के डिप्टी डायरेक्टर दिव्यांश श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य दुर्गेश कुमार मिश्रा, कोऑर्डिनेटर के.एस. उपाध्याय सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। Myself, K.K. Saran, Principal of Ishan Public School. Today in our school, we have organized Race for Unity as part marathon race. It was successfully completed with joyful. All the students of senior classes participated in this. And I have the result. First was Atul Yadav of class 10C, Sumit Yadav 12th B and Shivam Kanojia of 11th B. In girls, Rangini of 9th A, Poonam of 12th B and Anishka Saroj of class 7th were declared toppers, first 3 toppers. We have also given consolation prize up to the 10th position
It was very nicely organized, and I think this type of race organized in our district was the first race as we have organized. It was completed very successfully. Thank you for everyone. Only this race motto was to spread unity in our society. Thank you. आजमगढ़ के अतरौलिया में गंदगी से परेशान हुए लोग सफाई कर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि स्थानीय रोडवेज के समीप भ्यूरा ग्राम सभा के खानपुर पते निवासी लोगों ने साफ सफाई को लेकर गंभीर आरोप लगाया है कि नाले की साफ सफाई कभी नहीं की जाती। बारिश के पहले ही की सफाई की गई है, जिसकी वजह से नाली पूरी तरह से जाम हो गई है। पानी की निकासी न होने से नाली ऊपर से बहकर लोगों के दुकानों व घरों तक जाती है, जिसकी दुर्गंध और कीचड़ से लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं संक्रामक बीमारियों का भी लोगों को भय बना रहता है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी से की, लेकिन सफाई कर्मी द्वारा हिला हवाले कर उक्त नाले की साफ सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी होने से नाली पूरी तरह से जाम हो गई है और नाली का पानी ऊपर से बहकर लोगों के दुकान और मकान तक पहुँच रहा है। बजबजाती नालियाँ संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं, वही जिम्मेदार मौन है। ग्राम प्रधान ने बताया कि सफाई कर्मी द्वारा मुझे गुमराह किया गया और बताया गया कि वहां पर साफ सफाई कर दी गई है। आज पुनः इस मामला मेरे संज्ञान में आया, उसे तत्काल साफ कराया जाएगा। वही संदर्भ में खंड विकास अधिकारी अतरौलिया ने कहा कि साफ सफाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अगर सफाई कर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रेखा, कहाँ घर है? अतरौलिया। ये जो क्या कहते हैं नाली है, ये कौन सी ग्राम सभा में है? गरास सभा भीरा। ये कब से है ये स्थिति ऐसी? ये आषाढ़ में का झल्ले हैं, जब वह न्यूज बनल रहा तब से फिर झरा ही नहीं। और दक्षिण पटरी 2 बार तब से झाड़ भाई नहीं है, पटरी ना झाड़ है। क्या कहती हैं? कहीं नहीं बोलबा ना कुछ करती, हम तो बोलबा ना कहीं नहीं होता, हमसे झगड़ा करती रहनी है। इसमें क्या कभी दवाई छिड़की है? ना ही कबो ना। कीड़े पड़ रहे हैं जो नाली में देखने में। हाँ पड़ल हवा, लेकिन अबा ना करती ना, कहीं नहीं आती। हर झरनी देखनी हर पानी डूबल है, लेकिन तब भी ना झा रहे। पानी लग जाने से आपको क्या दिक्कत होती है? अब अइले गइले में कुल दिक्कत होल है, गाड़ी घोड़ा निकलने में दिक्कत होल है, गइले में दिक्कत होल है। बदबू आ रही पानी। और यहाँ बैठा गंधाला जे आई कहीं का द्वारे कैले हवा। बच्चे भी क्या बीमार पड़े हैं क्या आपको बारिश से? काहे ना बेराम पड़ी जाए ना, सुई दवाई होबे करैले। क्या कहती है सफाई कर्मी, क्या कहती है? वो कहा कुछ बोलबे ना करैले, कहले जौन करे कोई तौन कैली है। क्या नाम भी आपका? रामचंद्र निसार, कहाँ निवासी? खानपुर फतेह अतरौलिया। आप यहाँ नालियाँ हैं किस ग्राम सभा में? ग्राम सभा भ्यूरा। क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत यह है कि बरसात में इतना साफ भाई ला जब वीडियो बनल तब साफ भाई, ओकरे बाद तब से आज तक के सफाई ना भाई। इतना गंदगी इतना कीड़ा हमें कि एकदम हालत खराब। द्वार पे इतना पानी लग रहा है, पूरा हालत खराब है। जबकि बारिश बिना बरसात बिना होता है, नाली पानी आए कुछ जमा होते हैं द्वारे। क्या जल निकासी नहीं है? क्या करें? जल निकासी है उधर से, जब साफ नाली जाम हुई कहीं पानी इधर बात उल्टा पानी हमारे द्वारे पे होते। कभी कोई साफ करने नहीं आया? कभी ना। वो बरसात में एक बार। सफाई कर्मी क्या नाम है? निर्मला। तो कभी आई है साफ करने? साफ कहाँ करे आवत? वो बरसात में जब वीडियो बनल रहा है तब हाल नहीं साफ करे, उसके बाद तब से वापस साफ कराना आवत है। अच्छा, ये कीड़े पड़े, कभी कोई छिड़काव क्यों ना? कौनो छिड़काव कौनो दवाई सवाई कुछ ना में छिड़काव होता है, देखा ही ना होती है छिड़काव की बात। कभी आपने कहा उनसे साफ करने के लिए? कहा जाला, लेकिन उन्हें कोनो असर पड़त ना है। क्या कहती है? उनके कौन समझे ना, और जैसे कितना उनके हुआ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। एसडीएम सदर के झूठे आश्वासन से सिख समाज में रोज आज जहां मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर वीर बाल दिवस मनाया, वहीं आजमगढ़ के किसी गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। गुरुद्वारा विट्ठल घाट सदर, जहां पर अपनी पहली उपदासी यात्रा में गुरु नानक जी के चरण पड़े थे, उस ऐतिहासिक स्थान की जमीनों को कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय से आदेश पारित हो चुका है और उस स्थान से उनकी अवैध कब्जे को खाली करने के लिए भी आदेशित हो चुका है। इसी क्रम में 25 नवंबर को तहसील प्रशासन की नासमझी के कारण मौके पर पुलिस की मौजूदगी न होने से भूमाफिया द्वारा सिख संगतों के से जहां झड़प किया गया तथा सिख कौम के प्रतीक चिन्हों से भी बेअदबी की गई, जिससे सिख कौम ने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 24 नवंबर तथा 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का कोई भी आयोजन पूरे जनपद के किसी गुरुद्वारे में नहीं किया था। तथा आज इसी सिलसिले में आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार विट्ठल घाट, गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद तथा श्री सुंदर गुरुद्वारा मातवरगंज में नहीं मनाया।
कैलाशी महिला विकास समिति अध्यक्ष आजमगढ़ द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय ध्यानीपुर लोहरा के तत्वावधान में संस्था का 10वां वार्षिकोत्सव और क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलेंद्र कुमार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा, विशिष्ट अतिथि चंद्रजीत यादव, वरिष्ठ सहायक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ और रामनयन यादव, वरिष्ठ सहायक जिला प्रवेशन कार्यालय अम्बेडकर नगर रहे। सभी लोगों ने मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन मानसिक दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर किया। दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नाच गाने द्वारा ईसा मसीह जी को याद करते हुए 10वां वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। संस्था के संचालक योगेंद्र यादव ने कहा कि कैलाशी महिला विकास की स्थापना दीन दुखियों, दिव्यांगों आदि की सेवा करने के लिए ही किया गया था, जिसके उद्देश्यों को पूरा होता हुआ आज देखा जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा दिव्यांग गरीब बच्चों को स्वेटर तथा टोपी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर प्रबंधक सुनीता देवी, तारा देवी, रेणु भारती, प्रियंका राय, गंगा प्रसाद, लीलावती, विनीता राय, रेणु, नीलम मौर्य, नीलेश, प्रवीण गिरी, दिवाकर, सुमित, संगीता आदि लोग उपस्थित थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तहसील निजामाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर कॉमरेड लालचंद यादव की अध्यक्षता में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महामंत्री जितेंद्र हरि पांडे ने किया। इस अवसर पर एक गोष्ठी की गई जिसका विषय था साम्यवाद थी क्यों। विषय पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश पार्टी राज्य परिषद सदस्य रामाख्या यादव ने कहा कि हम आदिम समाज से पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद तक पहुंचे। आज दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला है। आज़ादी के बाद भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा मिला, आज उसे निजी हाथों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक विचारों वाली पार्टी है जो यह मानती है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर दूसरा गरीब है। इनके बीच समानता लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भारत में समानता के विचारों पर डटकर कार्य कर रही है। पार्टी के राज्य कंट्रोल कमीशन के सदस्य हरिगेन राम ने कहा, 1917 में रूसी क्रांति से वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। उसी से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारों को लेकर 1925 में 25 व 26 दिसंबर को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हम मार्क्सवादी विचारों के साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अशोक कुमार यादव, अब्दुल्ला ने भी गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विनय तिवारी, हरिकेश गौड़, प्रेमचंद पांडे, लालजी लुतुलचंद यादव, मोहम्मद रियाज आदि लोग उपस्थित थे। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र हरि पांडे। सर, क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज 99वां स्थापना दिवस है पार्टी का। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज का जो विषय हमने चुना है, उत्तर प्रदेश की पार्टी ने चुना है, आज की विषय है साम्यवाद ही क्यों। और साम्यवाद ही क्यों, इसी पर हमारे वक्ता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के सदस्य कॉमरेड रामाख्या यादव, पूर्व जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश कंट्रोल कमीशन के सदस्य कॉमरेड हरिगेन जी, और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ से जुड़े ब्लॉक मंत्री, कार्यकारिणी और जिला काउंसिल के कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम इस विषय पर आज चर्चा करते हुए कि हम आगामी वर्ष में पार्टी का 100वां साल जब मनाएंगे तो पार्टी को कितना मजबूत करना, किस तरह से मजबूत करना, गांव-गिरांव जनता के बीच में मार्क्सवाद को कैसे लेके जाना है, और जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। इन्हीं चीज़ों के साथ हम गांव में जनता के बीच जाएंगे और मार्क्सवाद से और कम्युनिस्ट पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मेहनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। DAP का निर्धारित दर है 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम। बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.5 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी। किसी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 85 27 45 66 13 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 94 50 75 37 20, 94 53 07 24 29 और 78 39 88 24 55 पर संपर्क कर अपनी परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। शहर के राहुल नगर मड़िया के एकलव्य घाट रोड वार्ड नंबर 13 में महीनों से वाटर सप्लाई पाइप टूटा हुआ है। इससे हजारों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। लगातार पानी रिसाव से सड़क पर 100 मीटर के क्षेत्र में पानी जम जाता है।
सड़क पर जगह जगह खड्डे हो गए हैं। इनमें पानी भरने से वाहन चालकों के साथ ही पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही है। रात के वक्त अनजान बाइक सवार अक्सर गड्ढे में फंसकर गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। दिन के वक्त जब वाटर सप्लाई बंद रहता है तो लोग आने जाने के लिए सड़क के किनारे ऊंचे स्थान का प्रयोग करते हैं। सुबह शाम सड़क के किनारे का स्थान भी पानी और मिट्टी की वजह से दलदली हो जाता है। लोगों ने इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों से की है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया से करते हुए प्रोफेसर सुभाषद मुखराम निषाद ने बताया कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जल जमाव के कारण श्रद्धालु गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। इस यहाँ के सांसद भाजपा से निर्वाचित होने के बाद भी इसे ठीक नहीं करवा सके। अगर समय से लीकेज बंद नहीं कराया गया तो आगे हम आंदोलन को बाध्य होंगे। पूरा परिचय? मुखराम निषाद, पूर्व सभासद, मोहल्ला राहुल नगर मड़िया। यहाँ क्या समस्याएं हैं और कब से हैं? यहाँ की समस्याओं की गिनती कराएंगे तो नगर पालिका थक जाएगी और शायद अखबार में जगह नहीं मिलेगी। बताइए मुख्य बातें क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम? मुख्य बातें आप अपने कैमरे के नजर से देख लीजिए। आप ये रास्ते पे देख लीजिए। आप जब एंट्री किए होंगे इस रास्ते से तो समस्याएं, पहली बात तो समय से झाड़ू नहीं लगना, समय से कूड़ा नहीं उठना, पानी का सीवरेज का लीकेज और दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और आम जनता इस गंदे और बदबूदार पानी पीने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि इसका कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किया? मैंने अभी 2 दिन पहले जो है नगर पालिका के जलकल विभाग के जो है बाबू हैं उनसे बात किया तो कहा भैया जी हमारे पास कोई फंड नहीं है और हम इस समय कर्जे में चल रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम जो है इसका कोई निकाल कर सके। और जो इसके मालिकाना हैं, चाहे हमारे वर्तमान सभासद महोदय हों चाहे अध्यक्ष महोदय हैं, यह लोग कुमकड़ी निद्रा में सोए हुए हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मंदिर है यहाँ पे, प्रसिद्ध मंदिर है, सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है, कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं? ये पानी का लीकेज तो करीब महीनों से है और हैंडपंप जो है खराब है। 2-4 ठो भी मैं जानता हूँ कि 6 महीनों से मैंने 10 बार शिकायत कर चुकी। आधे रास्ते पे पूरा एकदम कीचड़ फैला हुआ है। आधे रास्ते पर कीचड़ फैल रहा है तो कीचड़ का निदान नगर पालिका जो है जनता से टैक्स ले रही, तो नगर पालिका का दायित्व बनता है कि नगर पालिका के अंदर आने वाले कीड़े और कचड़ों का निस्तारण भी करे। सिर्फ नगर पालिका टैक्स लेने के लिए या फुटपाथ पे बैठे ठेला वालों को गुमती वालों को मारने के लिए थोड़ी बनी है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की समस्याओं को उजागर करना हमारा दायित्व है। अगर नहीं मांगे पूरी होती हैं तो आने वाला समय खुदे बताएगा जनता को। जनता खुद बताएगी कि हमें क्या करना है और किसके साथ क्या करना है। आगे आने वाला चुनाव है और वर्तमान में जो है सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं ऊपर से भी गौन हो रही हैं। हमारे वर्तमान में हमारे मोहल्ले के सभासद भाजपा से चयनित हैं तो उनका भी दायित्व बनता कि वो पीपल इंजन की सरकार है तो कम से कम इसका भी तो कुछ लाभ लें। जनपद के युवाओं को रचनात्मक विकास के उद्देश्य से सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा मड़िया स्थित शारदा टॉकीज में 25 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ जिला आकांक्षा समिति के अध्यक्ष अंगिरा भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर कार्यशाला के युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नाटक, अभिनय कला आंतरिक व्यक्तित्व के विकास में सहायक साबित होते हैं। आजमगढ़ में सूत्रधार संस्थान का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे युवा राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लाभ प्रशिक्षकों के सानिध्य में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही लड़कियों के लिए उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सौंदर्य बाह्य नहीं वरन आंतरिक होता है। आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य आपके स्वाभिमान, आपके आत्मविश्वास, आपकी कला कौशल या अन्य गुण की बनेगा। इसलिए इस कार्यशाला में मन लगाकर प्रतिभाग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीखकर अपने व्यक्तित्व को निखारें। ज्ञात हो कि इस कार्यशाला में आगामी 20 जनवरी 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अभिनय विशेषज्ञों के सानिध्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंत में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुति भी प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष सरफराज आलम, परिवर्तन सेवा संस्थान के विवेक पांडे, सूत्रधार के अध्यक्ष डॉक्टर C.K. त्यागी, समाजसेवी श्री कृष्णा लोक कवि सोहन लाल गुप्ता, अभिषेक पंडित, ममता पंडित उपाध्याय उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मंगलवार को दिन में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मिलकर जाति विशेष के लोगों के द्वारा किए गए आपराधिक घटनाओं और उन पर कार्रवाई न होने को लेकर उनको अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, दीदारगंज विधायक कमलकांत राजभर, पूर्व सांसद दरोगा सरोज, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हवलदार यादव ने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्वर्गीय जातीय लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जाति विशेष के लोगों द्वारा दूसरे लोगों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन और अथरौड़िया थाना क्षेत्र के बैसपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, इससे यह संदेश जा रहा है कि चाहे कुछ भी करें, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। घटनाओं पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सुनते हैं हवलदार यादव ने क्या जानकारी दी। देखिए, जनपद में घटनाएं जो हुई हैं, एक थाना के अंतर्गत सुरहन गांव में, एक अतरौलिया में, वैसपुर में और अन्य जो जगहों पर घटनाएं हुई हैं, हम लोग उस पर एसपी साहब से मिल करके अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। और मूल रूप से योगी की सरकार में एक जात विशेष के लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस जात विशेष के जितने अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं, वो अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं, पुलिस के साथ घूम रहे हैं। तो उन स्वजातीय बंधुओं में बात पैदा हो रही है कि हम लोग भी कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, जिसके कारण आज जनपद में, चाहे प्रदेश में आज जो घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि एक जात विशेष के लोगों को छूट मिलना, एक जात विशेष लोगों का थानों पर वर्चस्व होना, तहसीलों पर वर्चस्व होना, एक जात विशेष के लोगों द्वारा फर्जी लोगों को मुकदमे में फंसाया जाना, उनके खिलाफ कार्रवाई कराना, इससे लोगों में आक्रोश है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय नहीं मिल पा रहा, तो जिससे लोगों में आक्रोश होने की वजह से हम लोग एसपी साहब से हम लोग अवगत कराने आए थे कि इन विषयों पर आप निश्चित तौर पर कार्रवाई करिए, अन्यथा जनता है सड़क पे आने का काम करेगी। क्या जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, ये तो हम आप ही से कह रहे हैं कि नाटक है, झूठ है। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, रोज छिनेती हो रही है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों को जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, जिस तरह से आम आदमी के साथ हो रहा है, गरीब मारा जा रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कि सुनने वाला कोई नहीं है, मारा जा रहा है। एक जात विशेष के लोगों को संरक्षण मिल रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब जीरो टॉलरेंस कहाँ रह गया? ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, नौटंकी करने वाले लोग हैं, ये अखबारों पर कब्जा किए हैं, मीडिया पर कब्जा किए हैं, जिसके वजह से लोग अपनी इनकी बातों को छापा जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। असलियत क्या है वो तो सब लोग गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, जिलों में, वो तो पता उनको होगा ना कि कहीं है जीरो टॉलरेंस। ये कहते थे कि यादव बड़ा दबंगई करता था, ये करता था। आज क्या हो रहा है? आज एक जात विशेष के लोगों की दबंगई पहले जैसी है कि नहीं है? बताओ आप लोग। उनके चलते कानून व्यवस्था लचर हो गई। तो आज आप आए थे मिलने कप्तान साहब से, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम कानून के मामले पर हम किसी समझौता नहीं। आजमगढ़ शहर की रहमत नगर स्थित शफीक मेमोरियल हॉल में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों की टीमों के साथ ही अन्य प्रदेशों की भी टीम इसमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ सरफराज आलम मंसूर ने फीता काट कर किया। शफीक अहमद की याद में 3 दिन का यह बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कई टीम हिस्सा ले रही हैं। जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, मऊ, जौनपुर, बलिया सहित कई जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पंजाब और बिहार से भी टीम आई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने उद्घाटन करने के बाद प्रतियोगिता में शामिल हो रहे खिलाड़ियों के से हाथ मिलाकर उनका परिचय प्राप्त किया। उन्होंने खुद खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन भी खेला। इस मौके पर उपस्थित वॉलंटियर टीम में मोहम्मद आमिर अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मास खाल, सेक्रेटरी फहीम अहमद, सलीम अहमद, पूर्व सभासद गुलामी कपूरा, काशिफ शाद, उस्मान, शाहबाज यूसुफ शारिक सहित कई नागरिक उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? फहीम अहमद। अच्छा, आज जो टूर्नामेंट हो रहा है, क्या उद्देश्य इसका है? टूर्नामेंट का मेन मकसद ही होता है कि समाज के अंदर सोशलिज्म को बढ़ाना, लोगों के अंदर सामाजिकता को बढ़ाना। लोग खेल से आप देखते होंगे जब मैच होता है तो एक ही टीम में कई धर्मों के मैच, कई धर्मों के लोग होते हैं, कई कास्ट के लोग होते हैं, कई शहर के लोग होते हैं, यानी अलग अलग तबके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग मैच के दौरान, खेल के दौरान इन
सारी चीज़ों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लिए, यानी मैच का मैच हो या किसी भी चीज़ का मैच, वो लोगों के अंदर टीम नहीं दिखाता, लोगों के अंदर भावना दिखाता है, टीम भावना जगाता है और लोगों को सामाजिक बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो मैच खेल रहे हैं, ये दोनों प्लेयर हैं, दोनों एक घर के नहीं हैं, हो सकता है घर के ना हो, लेकिन क्योंकि वो एक टीम के लिए खेल रहे हैं और ऐसे ही टीम स्पिरिट के साथ हमें मैच भी खेलना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम भी करना है। कहाँ टीम आई है खेल रही है? यहाँ पे हमारे इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा होगा देश के कई अलग अलग जिलों से टीम आई है। जैसे कि आज जो हमारी टीम आई है जौनपुर से आई हुई है, मऊ से आई हुई है, घोसी से आई हुई है, इसके साथ साथ जो है अयोध्या की टीम है। इसके साथ साथ हमारे जो कल के मैचेस होने वाले हैं उसमें आपको बिहार की भी टीम देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ बनारस की टीम होगी, इलाहाबाद की होगी, अयोध्या की होगी और गोरखपुर की टीम है। यानी जो भी मैचेस होंगे वो आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलेंगे। आज इसका शुभारंभ कौन किया आज हमारे टूर्नामेंट का शुभारंभ पालिका के अध्यक्ष जनाब सरफराज आलम साहब मंत्री ने किया। उसके साथ साथ हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जनाब विजय यादव जी ने इसको अपनी सरपरस्ती की। बैडमिंटन का उद्घाटन किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनको? नहीं, ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। हालांकि पूरा दिन आज इत्तेफाक रहा कि बड़ी मशरूफियत से भरा रहा मेरा, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरे घर के भी बहुत लोग हैं और पूरी रहमत नगर की जानिब से ये कहा गया था कि आना है, तो वक्त तो फिर भी अपनी जगह है भाई, लोगों की मोहब्बत है तो आना है। और हमें खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इवेंट है तो फिर हमें तो अच्छा लगना ही है। आप जानते ही हैं हमारा स्पोर्ट्स से बड़ा ताल्लुक़ है और बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम है। और कई दूर जगह से कई खिलाड़ी आए हैं। कुछ खिलाड़ियों को मैं जानता हूं जो बड़े हुनरमंद हैं, बड़े उनके पोटेंशियल है। मौका मिलेगा तो ये ज़रूर हमारे आजमगढ़ शहर का नाम रोशन करेंगे और बड़ी शुभकामनाएं हमारी लोगों को। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम को भेजा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इस्माइल फारूकी ने बताया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव की योजनाओं को कार्यान्वित किया है उससे सभी समाज को बराबरी से लाभ मिला है। किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज की आबादी करीब 22% है, लेकिन योजनाओं में उसकी हिस्सेदारी करीब 32% है। इसके अलावा 3 तलाक जैसा कानून ले आकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की काफ़ी मदद की है। इन्हीं सब को लेकर पूरे प्रदेश में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। इसी दौरान एक मदरसा की महिला शिक्षक अंसी अबरार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर सलमान खान, IIT प्रमुख, अल्पसंख्यक मोर्चा मिराज मिसबाही, वाजिद खान सहित मदरसा की छात्राएँ काफ़ी संख्या में उपस्थित रही। सुनते इस्माइल फारूकी और महिला शिक्षक ने क्या जानकारी दी। इस्माइल फारूकी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। आज जिला अधिकारी कार्यालय पर महिलाओं के साथ आपके नेतृत्व में महिलाएं आई हुई। पूरे देश में आज मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान का एक ज्ञापन पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दिया जा रहा है। मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई उसमें न मुस्लिम बहनों से भेदभाव किया और न किसी तरह से किसी जात बिरादरी को लेकर किसी भेदभाव में दिखा हुआ। इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी को शुक्रिया मोदी भाईजान का ज्ञापन देना चाहती थी। पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी के नेतृत्व में आज आजमगढ़ में भी मुस्लिम बहनों ने DM साहब को संबोधित। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं मोदी जी की जिससे महिलाएं प्रभावित हुई? मोदी जी की योजनाओं में पहली तो ये होता है कि किसी जात बिरादर को नहीं देखा गया। मुस्लिम आबादी 22 से 23% है, लेकिन अब मुस्लिम हिस्सेदारी सारी योजनाओं में 30 से 32% है। इसलिए मुस्लिम बहनों को भी लगता है 3 तलाक से जो छुटकारा मिला, अभी 33% आरक्षण मिला, उसमें मुस्लिम बहनों का भी फ़ायदा होना है। तो इसलिए मुस्लिम बहनें भी मोदी जी को मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान का ज्ञापन सौंप के उनको एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हुए देखना चाहती हैं। अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अर्शी अबरार है। मैं मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश में सहायक अध्यापिका हूँ। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? जी, मैं यहाँ बच्चों को लेकर आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए योगदान दिया, मैं उसका धन्यवाद करने आई हूँ। आप लोगों ने ज्ञापन भी भेजा है? जी, मैंने उनको शुक्रिया का ज्ञापन भेजा है।